आज हम राजस्थान म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2009 इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें हम जो अपना पूरा सिलेबस है उसको हम 3 या 4 दिन में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे शॉर्टकट, जहाँ पे याद करने का कोई तरीका होगा वो मैं बताऊंगा आपको साथ साथ में। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो राजस्थान राजपत्र में ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था भाद्र 20वीं शुक्रवार को साके 1931 सितंबर 11 2009 को। यानी कि हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो यही हो गया, कब हुआ था, हिंदी महीने में, तो ये भाद्र 20वीं को हुआ है, शुक्रवार दिन था उस दिन, और ये साके 1931। जबकि इंग्लिश महीने जो है वो 11 सितंबर 2009 में ये प्रकाशित हुआ है। ये ग्रुप 2 की ये अधिसूचना है जो कि जयपुर 11 सितंबर 2009 को ये अधिसूचना जारी की गई थी। ये भाग 4 का, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से भाग में है ये, यानी राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम विधि विभाग में ये भाग 4 का में है। कौन सा में है ये, भाग 4 का। नेक्स्ट चीज़ है कि यानी कि राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। तो ये अनुमति 11 सितंबर 2009 को ही प्राप्त हुई थी, ये अनुमति राज्यपाल से, उसके बाद ही ये गजेट में प्रकाशित किया जाता है। तो राज्यपाल महोदय से जो अनुमति है वो 11 सितंबर 2009 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब इसमें जो है, अब इसमें अध्याय हैं। तो जो पहली और दूसरी जो धाराएं हैं वो हालांकि हैं नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन पहले जो धारा फर्स्ट है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ दिए हुए हैं। यानी कि अधिनियम कहाँ कहाँ, ये थोड़ा जानना जरूरी है। इसका नाम क्या है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है इसका नाम। इसका प्रसार कहाँ कहाँ पे है, तो ये छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में इसका प्रसार है। और ये कैसी तारीख से प्रवृत्त होगा, तो ये जिस सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, तो ये अधिसूचना द्वारा नियत तारीख हो गई 11 सितंबर 2009, यानी 11 सितंबर 2009 से ये लागू हो गया ये। अब हम इसमें दूसरा जो धारा सेकंड है उसमें परिभाषाएं दी हुई है, तो परिभाषाएं बहुत अधिक है और इसका करने का कोई मतलब नहीं परिभाषाएं। ये अब देखते हैं हम धारा 3, वो अध्याय 2 जो है, अध्याय फर्स्ट तो खत्म हो गया। अब हम देखेंगे अध्याय 2 में जो है पहली है धारा 3। ये धारा 3 काय से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं का परिसीमन। यानी कि परिसीमन कैसे करते हैं, परिसीमन का मतलब ये है कि उसकी सीमाओं क्या कैसे निर्धारित करेंगे नगर पालिका की, तो उसके बारे में है परिसीमन। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन धारा 3 हो गई। उसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई क्षेत्र है वो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है, और अगर उसे नगर पालिका घोषित किया जाता है, तो ये मतलब कोई सम्मिलित नहीं है और उसे नगर पालिका घोषित करना है, तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगी राज्य सरकार। और वो कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करेगी, उसके द्वारा ही राज्य सरकार नगर पालिका घोषित करेगी, या राज्य सरकार घोषित करेगी। और कैसे करेगी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी। और अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है जो अभी नगर पालिका में सम्मिलित है लेकिन उसे हटाना है, तो वो काम भी राज्य सरकार ही करेगी, और वो भी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके ही करेगी। नगर पालिकाओं की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना हो तो वो भी राज्य सरकार कर सकती है। यानी कि यहाँ पे हम 3 चीज़ हम देख ली यहाँ पे क्या क्या कर सकती है। एक तो अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र नहीं है अभी फ़िलहाल में और उसे नगर पालिका बनाना है, तो वो राज्य सरकार कर सकती है। कैसे कर सकती है, वो राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा वो, और जिस राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचना जारी करेगी सरकार,
और अधिसूचना द्वारा ये ऐसा कर सकती है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र है, अभी नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन उसे अगर उसमें से हटाना है तो ऐसा भी वो कर सकती है, राज्य सरकार ही करेगी। और ये ऐसा भी वो राजपत्र में प्रकाशन करके ही करेगी। तीसरा ये है कि अगर जो सीमाओं में परिवर्तन करना है तो सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, यानी कि सब शक्तियाँ ये राज्य सरकार के पास हैं। अब जो जब अगर कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए या उसमें सम्मिलित किया जाए, दूसरी कंडीशन ये स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अपवर्जित किया जाए। तीसरी कंडीशन ये नगर पालिका की सीमाओं को किसी अन्य नगर पालिका में या तो सम्मिलित किया जाए या फिर उसको एक नगर पालिका को 2 नगर पालिकाओं में विभाजित किया जाए। तो या कोई स्थानीय क्षेत्र है वो नगर पालिका ना रहे। तो इन कंडीशंस, ये 4 कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस में क्या क्या होगा वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये है खंड, यानी इस मामले में क्या होगा, जब कोई क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाए, यानी पहले वो नगर पालिका नहीं है, तो उस मामले में क्या होगा, तो उस अतिरिक्त क्षेत्र यानी जिस क्षेत्र को अब नगर पालिका घोषित किया जा रहा है, उस क्षेत्र का सदस्य जो है वो निर्वाचन नियत दिवस से 6 मास की कालावधि के भीतर कराया जाएगा। यानी कि उसमें उस सदस्य के लिए जो चुनाव हैं वो 6 माह में कराना जरूरी है। दूसरा ये है, ऐसे सदस्य हैं जो अगर कोई हटा दिया है कोई एरिया और नगर पालिका नहीं रहा है, उस कंडीशन में सदस्य है उसको क्या किया जाएगा, सदस्य को भी हटा दिया जाएगा। यानी हटाया जाएगा। यानी पहली बात तो ये है कि अगर किसी एरिया को सम्मिलित किया जा रहा है नगर पालिका में तो उसके चुनाव तो 6 माह के अंदर कराना ज़रूरी है। दूसरा ये, अगर किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से हटाया जा रहा है तो उस कंडीशन में वह सदस्य भी नगर पालिका का सदस्य नहीं रहेगा और उस सदस्य को हटा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई सीमाओं में परिवर्तन किया जाए या 2 नगर पालिकाएँ आपस में मिलाए जाएँ या फिर एक नगर पालिका को 2 नगर पालिकाओं में विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में नगर पालिका की जिसमें कोई अन्य नगर पालिका समावित की गई है, इस नियम के अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका के जिसमें ऐसी नगर पालिका सम्मानित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। यानी कि मान लो ए नगर पालिका है वो बी नगर पालिका में मिलाई गई है, तो इस कंडीशन में जो ए के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं वो बी के सदस्य समझे जाएंगे। और कोई नगर पालिका या 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित की गई है तो वहाँ नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। यानी कि नई नगर पालिका का गठन किया गया है, अगर विभाजित करके नई नगर पालिका का गठन किया गया है तो विभाजन के बाद नई नगर जो पहले उस क्षेत्र के जो सदस्य थे, पुरानी नगर पालिका के जो सदस्य थे वो अब नई नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे। और जो नवीन नगर पालिका जो बनी है ना, उसका जो कार्यकाल है वो तब तक माना जाएगा जब तक जो पहले जो नगर पालिका थी ना जिसमें से ये अलग करके बनाई गई है, उसका जो जितना टाइम पीरियड था बचा हुआ था उसी समय के लिए ये नवीन नगर पालिका बनी रहेगी। यानी कि जैसे ए में से विभाजित करके बी बनाई गई है तो ए का जितना समय बचा हुआ है उतने ही समय तक बी बनी रहेगी। अर्थात जैसे मान लो ए का
अभी 3 साल हो चुके हैं पूरे और 2 साल बचे हुए हैं। तो बी भी 2 वर्ष के लिए ही बी का गठन होगा, यानी बी है वो 2 साल तक रहेगी, उसके बाद दोबारा से चुनाव होंगे जो वर्तमान सदस्य हैं बी के। चौथी कंडीशन ये है कि चौथी कंडीशन में दिया गया है ये कि कोई स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा, यानी कि चौथी कंडीशन ये दी हुई है कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे, कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका ना रहे, यानी कि जो स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहा है, जो स्थानीय क्षेत्र हटा दिया है, वो उस क्षेत्र का जो सदस्य है उसको हटा दिया जाएगा। वो सदस्य हटा दिया जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। नियत दिवस का क्या मतलब है? तो नियत दिवस का मतलब ये है जिस दिन से ये परिवर्तन होते हैं ना, जिस दिन से ये जो परिवर्तन हुआ है और ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ है वह दिन वो नियत दिवस माना जाता है। अब जो नई नगर पालिका बनी है या नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, तो वो जो सीमाओं में परिवर्तन है तो उसमें ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि वो सीमा चिन्ह लगाए। और ये जो सीमा चिन्ह है वो कलेक्टर कोई ऐसी कोई अधिकारी को प्राधिकृत कर देता है, तो वो उस अधिकारी द्वारा जो अनुमोदित कर देगा वो अधिकारी या कलेक्टर, उस अनुमोदन के पश्चात ही वो अपने खर्चे पर लगाएगी। ये खर्चा कौन उठाएगी? ये नगर पालिका उठाएगी, यानी कि नगर पालिका स्वयं के खर्चे पर। और इसमें क्या कौन अनुमोदन कौन दे रहा है? या तो कलेक्टर अनुमोदन देगा या फिर कलेक्टर द्वारा कोई अधिकारी प्राधिकृत है, कोई अधिकारी अनुमोदन देगा। यानी कि नगर पालिका अपने खर्चे पर कर रही है और ये जो कार्य हो रहा है वो नगर पालिका वो कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा जो प्राधिकृत कोई अधिकारी है उसके अनुमोदन के पश्चात ही अपना कार्य प्रारंभ करवाएगी। जब कोई स्थानीय क्षेत्र है वो नगर पालिका नहीं रहता है तो उसमें स्थापित नगर पालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी, यानी कि उसमें जो नगर पालिका का जो सदस्य है वो हटा दिया जाएगा, तो वो नगर पालिका का अस्तित्व ही खत्म हो गया वहाँ से। तो जो नगर पालिका निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगर पालिका में निहित अन्य संपत्ति अधिकार समस्त प्रभारों अन्य उन्हें प्रभावित करने दायित्व अधीन रहते हुए राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। यानी कि नगर पालिका का जो इस क्षेत्र से संबंधित जितनी भी संपत्ति है या जो भी निधि या पैसा है वो सब राज्य सरकार में माना जाए, राज्य सरकार उसका अधिग्रहण कर लेगी। और राज्य सरकार क्या करेगी कि जो ऐसा क्षेत्र जो था पहले वो नगर पालिका था उस पैसे का यूज उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए ही व्यय करेगी, यानी जो स्थानीय क्षेत्र अभी नगर पालिका से हटा दिया है उसके फायदे के लिए वह व्यय करेगी। और अगर ऐसा होता है कि नगर पालिका क्षेत्र से कोई क्षेत्र हटा दिया जाए और वो किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर दिया जाए, तो नगर पालिकाओं में जो नगर पालिका निधि है या अन्य संपत्ति है वो उस स्थानीय प्राधिकारी में जिसमें वो नगर पालिका नियुक्त की गई है उसके मतलब नगर पालिका की जो शक्तियाँ हैं उस स्थानीय प्राधिकारी में नियुक्त की गई हैं, तो उसी में उसका जो नगर पालिका निधि है संपत्ति भी उसी में नियुक्त हो जाएगी। और नगर पालिका के जो दायित्व थे वो स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व हो जाएंगे, यानी कि नगर पालिका पर अगर कोई लोन है या कोई बिल वगैरह उसके बकाया चल रहे हैं किसी विभाग के, तो वो सब जो पेमेंट जो होना है वो सब पेमेंट यानी कि वो सब पेमेंट वो ही स्थानीय अधिकारी करेगा। अब जो नगर पालिका के जितने भी दायित्व थे वो भी उसके हो जाएंगे, यानी कि संपत्ति को तो वो ले रहा है, तो संपत्ति को ले रहा है तो दायित्व भी सीधी सी बात है लेने पड़ेंगे। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका क्षेत्र से अवर्जित कर दिया जाता है और दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया जाए, तो प्रथम वर्णित नगर पालिका में नगर पालिका निधि अन्य संपत्ति का ऐसा भाग उसके दायित्वों का ऐसा भाग जो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएगा। यानी कि राज्य सरकार क्या करेगी इस कंडीशन में
जब कोई क्षेत्र है वो अपवर्जित कर दिया यानी हटा दिया, तो उस क्षेत्र से और दूसरी नगर पालिका में मिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो दूसरी नगर पालिका जो है उन दोनों नगर पालिकाओं से राज्य सरकार डिस्कस करेगी, और डिस्कस करने के बाद जो संपत्ति का ऐसा भाग और दायित्वों का ऐसा भाग जो उस क्षेत्र से हम जो अनुपात में आ रहा है उस क्षेत्र से, और दोनों से जो डिस्कस कर लेगी, उसके बाद जो निकल के आ रहा है वो दोनों में निहित हो जाएंगे। यानी कि कितनी संपत्ति दूसरी नगर पालिका को देनी है और कितना दायित्व देना है, वो सब दोनों से डिस्कस करके राज्य सरकार निर्धारित करेगी, और ये निर्धारित जो करेगी वो राज्य सरकार, वो राजपत्र में ये भी प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि ये भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इस उपधारा में एक अपवाद और है इसमें कि राज्य सरकार की राय में अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण नगर पालिका निधि है या संपत्ति है दायित्व है वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, परिस्थिति अवांछनीय है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्थानांतरण करे, वो सरकार के ऊपर है। कोई आवास गृह है, विनिर्माणशाला है, भंडार गृह है, या उद्योग है, या कारोबार है, ये अगर दो या अधिक जो बगल बगल में दो नगर पालिकाएँ हैं उसमें आधा आधा अगर किसी का ऐसा हिस्सा आ रहा है ऐसा किसी का, तब राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित करेगी जिसके अंतर्गत आवास गृह, निर्माणशाला, भंडार गृह, उद्योग या कारोबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित किया हुआ समझा जाएगा। यानी कि फिर राज्य सरकार उसमें डिसाइड कर सकती है कि इसको आवास गृह को, निर्माणशाला को, भंडार गृह को, उद्योग को या कारोबार को किस नगर पालिका में सम्मिलित किया जाए। तो ये भी डिसाइड कौन करेगा, ये राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ये है कि किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया जाए, तब जो नियम जो बनाए गए हैं, वो विधियाँ बनाई गई हैं, जो आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएँ, नोटिस, शक्तियाँ जो उक्त क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के बाद संपूर्ण नगर पालिका में प्रवर्तित थी, यानी कि जो हम किसी क्षेत्र को अगर नगर पालिका में मिला रहे हैं तो जो नगर पालिका के जितने भी आदेश हैं, अधिसूचनाएँ हैं, नोटिस हैं, विधियाँ हैं, नियम हैं, वो सब नई नगर पालिका पर भी लागू होंगे। यानी कि नई नगर पालिका पर, नगर पालिका क्षेत्र पर नगर पालिका के समस्त नियम लागू होंगे। सीधी सी बात है, जब वो उस नगर पालिका का सदस्य बन ही गया है वो क्षेत्र, तो लागू तो होना ही। यदि ऐसा होता है कि किसी गांव को नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में पहली कंडीशन तो ये बन रही है कि ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन वो है कि नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया गया है तो उस गांव पर नगर पालिका अपने क्षेत्र का अधिकारिता का प्रयोग करेगी, और उसमें जो पंचायत स्थापित यानी पहले जो पंचायत थी उस गांव में, वो अपना कार्य करना बंद कर देगी। और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक, या फिर नगर पालिका की जो अवधि समाप्त न हो जाए तब तक, जो नगर पालिका में जो क्षेत्र सम्मिलित किया है तो उसके क्षेत्र के जो सरपंच, उप सरपंच, पंच या पंच जो भी हैं, उनको नगर पालिका जिसमें गांव का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। यानी कि पहले मान लो वो पंचायत थी और उसके जो सरपंच थे, पंच थे, जो सदस्य थे, वो समस्त उस नगर पालिका के सदस्य बन जाएंगे। अब जो इस प्रकार से नगर पालिका घोषित की गई है तो उसमें जितनी भी आस्तियाँ और पंचायत के विद्यमान संपूर्ण दायित्व हैं वो नगर पालिका यानी कि राज्य सरकार इसके संबंध में निर्देश देगी और उस नगर पालिका में
सम्मिलित हो जाएगा। वो जो भी संपत्तियां हैं, जो भी दायित्व हैं, वो सब उस नगर पालिका में सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि अगर किसी क्षेत्र को, किसी गांव को अगर नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जा रहा है तो उस गांव से जो नगर पालिका अपने जो क्षेत्रों से जो भी कर लेती है वो इस गांव से भी ले सकेगी। और ऐसा क्षेत्र जो है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, और उसका जो अधिनियम संख्या है 1994 का अधिनियम संख्या 13 है कि जो समस्त नियम और अधिसूचना आदेश और विधियाँ बनाई गई थी उसके अधीन ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा। यानी सीधी सी बात है, जब उस क्षेत्र को नगर पालिका बना दिया गया है तो सीधी सी बात है, तो जब पंचायत रही नहीं है तो पंचायत का जो नियम है वो भी लागू नहीं होगा। तो पंचायत का जो नियम है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। इसकी धारा अधिनियम संख्या 13 है। तो इसके आदेश हैं वो इस पर अधिनियम संख्या 13 के तहत जो आदेश बनाए गए थे वो इस पर लागू नहीं होंगे। यानी कि जब वो नगर पालिका बनी गया है तो जो पंचायत के जो नियम थे वो इस पर लागू नहीं होंगे। यानी कि कोई नगर पालिका किसी गांव को या किसी क्षेत्र को अगर नगर पालिका घोषित किया जा रहा है तो इसके लिए जो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर राज्य सरकार नियम बना सकती है, निर्देश भी दे सकती है, नियम भी बना सकती है, जिससे कि आसानी से उसका विलय हो जाए। और ऐसा कोई उपबंध है जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में दिया हुआ है, अधिनियम संख्या 13 में, तो इसमें कोई भी ऐसा कोई प्रयोजन दिया हुआ है, कोई भी वो प्रयोजन अगर जब नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित हो गया है तो वो प्रभावी नहीं रहेगा। सीधी सी बात ये है कि जब वो पंचायती राज क्षेत्र रहा ही नहीं है तो उसका वो प्रभावी भी नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट है धारा 4। तो धारा 4 है, नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों के प्रबंधन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त हों। यानी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, और कारण भी देने पड़ेंगे उसे, तो कारण दे के किसी नगर पालिका को ऐसे नियमों से छूट दे सकती है जो कि उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिका के लिए कोई नियम उपयुक्त नहीं है, तो राज्य सरकार एक तो उसे अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, और दूसरा क्या है कि कारण बताने पड़ेंगे, वो भी लेखबद्ध या लिखे हुए कारण बताने पड़ेंगे। इसके बाद ही वो छूट दे सकती है राज्य सरकार। और ये नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे उपबंधों को अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जाए। यानी कि अगर किसी छूट दे रही है राज्य सरकार तो वो छूट भी तब तक लागू नहीं होगी जब तक वो अधिसूचना द्वारा उसको राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा रहा। अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किया जा रहा तब तक वो छूट लागू नहीं होगी। अब किसी नगर पालिका बोर्ड को अगर कोई छूट दी गई है, किसी इस अधिनियम के किसी उपबंध से अगर छूट दी गई है तो उस उपबंध के संबंध में अगर कोई नियम बनाना हो, कोई परेशानी आ रही है, तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। और लेकिन जो नियम बनाएगी वो इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत होने चाहिए, यानी कि इससे अलग नहीं होने चाहिए। जैसा ये उपबंध है उसी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, उसके संबंध में ये नियम बना सकती है। अब है अपना नेक्स्ट है धारा 5। तो धारा 5 में क्या दिया हुआ है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। यानी कि
प्रत्येक संक्रमणित क्षेत्र में एक नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से और कस्बा या शहर बन रहा है उस क्षेत्र में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। नगर पालिका बोर्ड से एक उसके नाम से एक निगमित निकाय होगा, उसका उत्तराधिकार रहेगा, यानी कि वो ऐसे ही चलता रहेगा, समाप्त नहीं हो जाएगा। एक मोहर होगी सामान्य, वो बाद किसी पे को मुकदमा भी कर सकती है अपने नाम से और उस पर मुकदमा चलाया भी जा सकता है, दोनों चीज़ होंगी। जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर तो नगर परिषद की स्थापना की जाएगी। और नगर परिषद की स्थापना की जाएगी यानी कि ये है कि जो संक्रमणशील क्षेत्र है, यानी कि अभी वो बन ही रहा है गांव से कस्बा, तो उसमें तो की जाएगी नगर पालिका बोर्ड की। और जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं उसमें स्थापना की जाएगी नगर पालिका नगर परिषद की। और जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पे की जाएगी स्थापना नगर निगम की। और ऐसे क्षेत्र में नगर पालिका नहीं बनाई जाएगी जहाँ के राज्यपाल ने क्या किया है कि राज्यपाल ने या तो वो उस औद्योगिक स्थापना क्षेत्र घोषित कर दिया है या फिर औद्योगिक नगरी के रूप में निर्दिष्ट किया जा रहा है कोई क्षेत्र, तो वहाँ पर अगर यानी अधिसूचना द्वारा अगर वो औद्योगिक नगरी घोषित कर दी गई है तो राज्य सरकार उसमें नगर पालिक यानी उस क्षेत्र में नगर पालिका गठित नहीं की जाएगी। यानी कैसा क्षेत्र है, यानी या तो औद्योगिक स्थापना है, उद्योग बहुत ज़्यादा हैं उद्योग, या फिर जो अधिसूचना द्वारा यार किसी शहर को, किसी सिटी को या किसी कस्बे को अगर औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया गया है, जब औद्योगिक नगरी घोषित हो जाती है तो वहाँ पर नगर पालिका घोषित नहीं की जाती है। या कोई नगर ऐसा है जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पर्यटक इसी प्रकार का है, तो ऐसे क्षेत्र में भी अधिसूचना द्वारा नगर पालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर सकेगी। ऐसे में भी नगर पालिका बनाना जरूरी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। विकास प्राधिकरण क्या करेगा, वो जितनी भी शक्तियाँ थी नगर पालिका की होती, अगर नगर पालिका होती तो, और जितने भी कर्तव्य होते उनका सबका निर्वहन करेगा वो विकास प्राधिकरण। ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो अधिसूचना जारी करके राजपत्र में प्रकाशित करके जो नगर पालिका की समस्त शक्तियाँ हैं, कृत्य हैं, कर्तव्य हैं, वो सभी किसको, विकास प्राधिकरण को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यानी टोटल बात ये है कि जो अगर कोई सांस्कृतिक महत्व का या ऐतिहासिक महत्व का या पर्यटक महत्व का है, ऐसा कोई वो है सांस्कृतिक महत्व का, ऐतिहासिक महत्व का या पर्यटक महत्व का है कोई जगह, तो वहाँ पर नगर पालिका अधिसूचना द्वारा वो वहाँ पर नगर पालिका जरूरी घोषित करना जरूरी नहीं है। और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके उस क्षेत्र को नगर पालिका से अपवर्जित कर सकती है और वहाँ पर क्या गठन किया जाएगा, फिर विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा। और विकास प्राधिकरण को वो समझ शक्तियाँ होंगी जो नगर पालिका को होती। अब धारा 6 क्या है, नगर पालिका की संरचना दी हुई है इसमें धारा 6 में, यानी नगर पालिका कैसे कैसे नगर पालिका का जो बनाई जाएगी, नगर पालिका कैसे विकास होगा। तो पहली बात तो ये है कि निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे नगर पालिका के लिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन और चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे नगर पालिका के पद।
स्थानों की संख्या 13 से कम नहीं होगी और समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार नियत करेगी स्थान। नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा। यानी किस किस का प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि ये डायरेक्ट बिना चुनाव के भी ये सदस्य माने जाएंगे इनके। तो ये कौन कौन से व्यक्ति होंगे ऐसे जो बिना चुनाव लड़े ही उसके सदस्य बन जाते हैं, तो वो हम देखते हैं। यानी कोई नगर पालिका क्षेत्र में कोई या तो पूर्णतः या भागतः या तो छोटा सा किसी का हिस्सा है किसी विधानसभा क्षेत्र का, या पूरा का पूरा हिस्सा उसी में आता है, तो उस क्षेत्र का जो एमएलए है यानी कि विधानसभा सदस्य है वो भी नगर पालिका बोर्ड का सदस्य माना जाएगा। दूसरा ये है, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति या नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10%, यानी या तो अनुभव रखते हैं तो ऐसे 3 व्यक्तियों को, या फिर जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 10%, इनमें जो भी कम हो उन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट कर सकेगी। यानी कि कौन चूज करेगा, यानी कि नाम निर्दिष्ट कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। यानी कि इनके नाम भेजेगी इनके सदस्य बनाने के लिए। तो वो क्या होनी चाहिए, या तो 3 व्यक्ति होने चाहिए, या फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका 10%, जो भी कम हो। यानी 3 व्यक्ति हो या फिर निर्वाचित सदस्यों 10%, जो भी कम हो इनमें से। यानी जो चीज़ जो कम होगा वो भेजा, या 10% निकाल ले, मान लो 3 व्यक्ति या फिर निर्वाचित मान लो 20 हुए हैं, तो निर्वाचित 20 का 10% कितना होता है, 2। तो ये तो 3 से कम है, तो 3 से कम है तो उस कंडीशन में 2 व्यक्ति ही नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। धारा 24 और धारा 35 में कुछ नियम बनाए गए हैं नाम निर्दिष्ट सदस्यों के संबंध में, वो इन सदस्यों पर लागू होंगे। राज्य सरकार किसी भी नाम निर्दिष्ट सदस्य है उसको किसी भी समय उसको प्रत्याहृत कर सकती है, यानी कि उसको हटा सकती है। नाम निर्दिष्ट सदस्य जो होंगे उनको बैठकों में मत देने का अधिकार भी नहीं होगा, यानी कि वो बैठक में मत नहीं दे सकते हैं। किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का जिसमें नगर परिषद या नगर निगम है पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है किसी निर्वाचन क्षेत्र में, तो उसमें उस सदस्य क्षेत्र के लोकसभा के जो सदस्य है वह भी ऐसी नगर परिषद या नगर निगम में प्रतिनिधि होगा। अब इसमें जो मेन है ये है कि नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम की बैठकों में मत देने का अधिकार इनको होगा। यानी ये जो सदस्य हैं यानी एमएलए हैं उनको इन तीनों में दे सकता है। और एमपी जो है वो नगर परिषद या नगर निगम का सदस्य होगा, यानी वो नगर बोर्ड का सदस्य, नगर पालिका बोर्ड का सदस्य नहीं होगा एमपी, वो नगर परिषद हो या नगर निगम हो। यानी कि नगर परिषद और नगर निगम इन दोनों का सदस्य कौन होगा, एमपी सदस्य होगा और उसे भी वोट देने का अधिकार होगा। यानी कि जो नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं उनको तो ये वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन एमपी और एमएलए जो ये सदस्य हैं उनको ये वोट देने का अधिकार होगा। एक बात है, लेकिन चूंकि एमपी और एमएलए हैं वो और जो नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं वो निरंतरता से संबंधित कोई भी कार्रवाई होती है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो वो इसमें उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वो नगर पालिका बोर्ड के केवल नाम निर्दिष्ट या फिर पदेन अध्यक्ष हैं, पदेन सदस्य हैं
क्योंकि वो उस पद पर हैं इसलिए वो सदस्य हैं। इसलिए इस अधिनियम के जो निरर्थता के संबंध में जो भी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इसके सदस्य केवल पद की वजह से हैं। वास्तव में तो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा या लोकसभा के। तो जब वो विधानसभा या लोकसभा के सदस्य हैं तो कार्रवाई उन पर वहीं हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती उन पर कोई कार्रवाई। जनगणना होगी। हर जनगणना के बाद राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानों की संख्या नवीनतम जनगणना में के आधार पर निर्धारित करेगी। लेकिन जो जनगणना अगर बीच में हो जाती है तो जो पहले से नगर पालिका चली आ रही है उसकी सदस्य संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि पहले नगर पालिका अगर चल रही है तो उसकी सदस्य संख्या पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगर पालिका के लिए जब राज्य सरकार स्थान नियत करेगी तो उस संबंध में जितना भी आरक्षण है, जो महिलाओं के लिए सामान्य स्थानों की, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के सदस्यों के लिए, दोनों के लिए या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार आरक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित कर सकती है। और जो नगर पालिका में SC ST के लिए जो स्थान आरक्षित किए जा रहे हैं उसका अनुपात वही होगा जो कि उस नगर पालिका क्षेत्र में SC और ST की जनसंख्या का अनुपात है। SC या ST की जो जनसंख्या का अनुपात है वही अनुपात सीटों में रखा जाएगा। इन पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षित स्थान है वो कितने होंगे, तो वो अनुसूचित जनजातियों की जो सम्मिलित जनसंख्या है उसका प्रतिशत है। कुल जनसंख्या का 50% से कितना कम पड़ता है उतने सीमित नहीं। यानी कि मान लो कि SC और ST मिलाकर 20% हैं तो 50 में से 20 माइनस कर दो तो बचे कितने 30%। तो OBC के लिए जो स्थान है वो 30% इस प्रकार से आरक्षण होगा। मतलब ये है कि जो 50% में से घटा देंगे SC और ST का, उसके बाद जितना भी बच रहा है उतनी सीटें होंगी। लेकिन जो आरक्षित स्थान है का प्रतिशत है वो 21 से कम अधिक नहीं होगा। 21% से ज़्यादा नहीं दे सकते OBC को। 21% जो नियम है संविधान में 21% का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये आरक्षण। ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर SC और ST की जनसंख्या का प्रतिशत है वो 70% से अधिक नहीं है तो नगर पालिका में कम से कम एक स्थान तो OBC के लिए आरक्षित रखना पड़ेगा। यानी 70% से ज़्यादा है तब हो सकता है कि नहीं रखना पड़े SC या ST के OBC के लिए कोई सीट। लेकिन अगर इनका अनुपात जो है वो 70% से कम है तो फिर OBC के लिए एक सीट तो कम से कम रखनी ही पड़ेगी। और जो SC ST और OBC का जो आरक्षण दिया गया है उसमें आधे स्थान तो उन जातियों की जो महिलाएं हैं उन वर्गों के लिए, उनके लिए ये आरक्षित रहेंगे। और स्थानों की कुल संख्या में से भी आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। जो धारा 3, 5 और 6 में जो आरक्षण दिया गया है SC और ST के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए, वो आरक्षण अगर अनुच्छेद 334 ख़त्म हो जाता है तो उस कंडीशन में वो प्रभावी नहीं रहेगा। जो राज्य सरकार ने जो स्थान नियत किए हैं सामान्य या आरक्षित, वो सभी स्थान जो है नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे और निर्वाचन विधि रीति से बेहतर रीति से करवाए जाएंगे। ऐसे निर्वाचन
तो इस प्रकार से हमने धारा 6 तक देख लिया है। धारा 7 से अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। थैंक यू।